एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स को डीपली समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। जयपुर की रिया को पहले लगता था कि इतने सारे टेक्नोलॉजी टर्म्स इम्पॉसिबल है, पर उसने हर कॉन्सेप्ट को एक सिंपल क्वेश्चन से जोड़ा और चैप्टर समझ गया। आज हम एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी, वीआर एआर रोबोटिक्स, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन्स कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और एग्जाम टिप्स भी। और सुनते समय एक छोटा सा तरीका अपनाना। जब भी कोई डेफिनेशन आए उसे अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करना। जब कंपैरिजन आए तो दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक की डिफरेंस पकड़ना। मैं बीच बीच में तुम्हें रोककर पूछूंगी, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तुरंत आंसर मत देखना, 1 सेकंड रुककर सोचो, क्योंकि एक्टिव रिकॉल से सिर्फ सुनने की बजाय एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। सबसे पहले चैप्टर का बिग पिक्चर। टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है। कई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन कुछ समय के साथ फेड अवे हो जाती हैं। जो टेक्नोलॉजीज पॉपुलैरिटी गेन करती हैं और यूजर्स के बीच नया ट्रेंड सेट करती हैं, उन्हें इमर्जिंग ट्रेंड्स कहा जाता है। इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज भी कहा गया है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय पॉपुलैरिटी, न्यू ट्रेंड और डिजिटल इकोनॉमी का इम्पैक्ट जैसे कीवर्ड्स यूजफुल रहेंगे। तो इमर्जिंग का मतलब सिर्फ नया होना नहीं है, सही? कोई टेक्नोलॉजी आज नई इंट्रोड्यूस हुई, इसे वह ऑटोमेटिकली इमर्जिंग ट्रेंड नहीं बन जाएगी। उसे यूजर्स का अटेंशन गेन करना होगा और समय के साथ परसिस्ट भी करना होगा। यही छोटा सा डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं। चैप्टर का पर्पस भी यही है कि हम डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटीज पर इन टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर इम्पैक्ट को समझें। हम पूरे चैप्टर को एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखेंगे। एआई मशीन्स को इंटेलिजेंट बिहेवियर देता है। बिग डेटा बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने की चैलेंज बताता है। आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। क्लाउड रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल बनाता है। ग्रिड कई कंप्यूटर्स की पावर को एक टास्क के लिए जोड़ता है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स को डिसेंट्रलाइज तरीके से सुरक्षित रखता है। क्विक चेक। अगर क्वेश्चन हो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को समझना क्यों जरूरी है, तो केवल टेक्नोलॉजीज की लिस्ट मत लिखना। ये लिखना कि नई टेक्नोलॉजीज डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटीज के इंटरैक्शन पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज और उनके डेवलपमेंट्स को समझने के लिए इमर्जिंग ट्रेंड्स पर ध्यान देना जरूरी है। यही आंसर का रीजनिंग पार्ट है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। एआई का उद्देश्य ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल इंटेलिजेंस को मशीन्स में सिमुलेट करना है, ताकि मशीन्स इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकें। इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस इमिटेट कर सकती है। मशीन्स को नॉलेज बेस दिया जाता है और वे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ डिसीजंस ले सकती है। एआई को पहचानने के लिए चैप्टर के एग्जाम्पल्स याद रखो। स्मार्टफोन मैप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फोटोग्राफ में फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करके टैग कर सकती है। सिरी, गूगल नाउ, कॉर्टाना और एलेक्सा जैसे डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स भी एआई पावर्ड एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ फोकस ये है कि मशीन डेटा और नॉलेज के आधार पर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देती है। नॉलेज बेस का अर्थ भी क्लियर कर ले। ये फैक्ट्स, अजम्पशंस और रूल से बना इंफॉर्मेशन स्टोर है, जिसका उपयोग एआई सिस्टम डिसीजन मेकिंग में करता है। एआई सिस्टम पास्ट एक्सपीरियंसेस या आउटकम से भी सीख कर नए डिसीजंस ले सकता है। इसलिए आंसर में एआई को केवल रोबोट या मशीन कहना इनकम्प्लीट है। लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जरूर मेंशन करना। अब मेरा क्वेश्चन, एआई और नॉर्मल प्रोग्राम मशीन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? नॉर्मल मशीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती है, लेकिन चैप्टर के अनुसार एआई बेस्ड सिस्टम नॉलेज बेस और पास्ट आउटकम्स के आधार पर डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी रखता है। अपना आंसर एक लाइन में बोलो। अगर तुमने इंटेलिजेंट बिहेवियर और मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन लिखा तो डायरेक्शन सही है। मशीन लर्निंग एआई का सबसिस्टम है। इसमें कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की सहायता से डेटा से सीखते हैं, बिना हर स्टेप के लिए ह्यूमन द्वारा एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम हुए। एल्गोरिदम्स डेटा से सीखकर प्रिडिक्शंस करते हैं। इन एल्गोरिदम्स को मॉडल्स कहा जाता है।
पहले मॉडल्स को ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन और टेस्टिंग डेटा से टेस्ट किया जाता है। एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी मिलने के बाद मॉडल न्यू और अननोन डेटा पर प्रेडिक्शन करता है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग को कंफ्यूज मत करना। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल सीखता है, जबकि टेस्टिंग डेटा से उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। कई सक्सेसिव ट्रेनिंग्स के बाद जब रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल लेवल की एक्यूरेसी देने लगे, तब मॉडल प्रेडिक्शंस के लिए यूज होता है। एग्जाम में मशीन लर्निंग की डेफिनेशन, एआई से रिलेशन और ट्रेनिंग डेटा तथा टेस्टिंग डेटा का रोल कॉमनली पूछा जा सकता है। एक कॉम्पैक्ट आंसर फ्रेम बनाओ। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसिस्टम है। यह स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स के द्वारा डेटा से सीखता है। इसमें मॉडल को ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन और टेस्टिंग डेटा से टेस्ट किया जाता है। पर्याप्त एक्यूरेसी के बाद मॉडल न्यू डेटा के लिए प्रेडिक्शंस करता है। यह फ्रेम शॉर्ट आंसर में भी काम आएगा और लॉन्ग आंसर की शुरुआत में भी। अब NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से इंटरैक्शन एनेबल करता है। सर्च इंजन का प्रिडिक्टिव टाइपिंग, स्पेल चेकिंग, वॉइस सर्च और वॉइस से डिवाइसेस कंट्रोल करना इसके एग्जाम्पल्स हैं। NLP टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन भी परफॉर्म कर सकता है। एनएलपी के एप्लीकेशंस को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन में मशीन्स एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस के साथ ट्रांसलेट करती हैं। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कस्टमर्स की क्वेरीज या कंप्लेंट्स हैंडल कर सकता है। इसलिए एनएलपी का कोर आइडिया केवल वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना और ह्यूमन कंप्यूटर कम्युनिकेशन आसान बनाना इसका सेंट्रल पर्पस है। एक लिसनर क्वेश्चन सोचो, वॉइस कमांड देना NLP है या AI? बेस्ट आंसर होगा कि वॉइस इंटरैक्शन NLP का एप्लीकेशन है और ब्रॉडर इंटेलिजेंट बिहेवियर AI से रिलेटेड है। एग्जाम में अगर सिर्फ NLP पूछा जाए तो ह्यूमन लैंग्वेज इंटरैक्शन, वॉइस कंट्रोल, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और मशीन ट्रांसलेशन लिखना, हर टेक्नोलॉजी को बिना डिस्टिंक्शन के AI कहना प्रिसाइज आंसर नहीं है। अब एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। AI, मशीन लर्निंग और NLP को रिलेशनशिप में अरेंज करो। कौन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कौन उसका सबसिस्टम है और कौन ह्यूमन लैंग्वेज इंटरैक्शन पर फोकस करता है। 1 सेकेंड रुककर सोचो। आंसर यह है, एआई ब्रॉड फील्ड है जो मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करने का प्रयास करता है। मशीन लर्निंग एआई का सबसिस्टम है जो डेटा से लर्निंग और प्रेडिक्शन पर फोकस करता है। एनएलपी ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस के माध्यम से इंटरेक्शन पर फोकस करता है। तीनों रिलेटेड हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब हम एंटरिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मेजर सेक्शन में, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इमर्सिव एक्सपीरियंस में टेक्नोलॉजी हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करती है, जिससे हम विजुअलाइज, फील और रिएक्ट कर पाते हैं। इससे इंटरैक्शन और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रियलिस्टिक और एंगेजिंग बनते हैं। 3 डायमेंशनल वीडियोग्राफी, वीडियो गेम्स और ड्राइविंग या फ्लाइट सिमुलेटर्स इसके कॉन्टेक्स्ट में समझे जा सकते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग में खास यूजफुल है क्योंकि सिमुलेटर के थ्रू ड्राइविंग या फ्लाइंग जैसी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। चैप्टर बताता है कि इमर्सिव एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से अचीव किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आएगा। वीआर एक कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट सिमुलेट करता है, जबकि एआर एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स पर डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। वर्चुअल रियलिटी को इमेजिन करो। यूजर VR हेडसेट पहनकर एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन में एंटर करता है। वह एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। VR एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए साउंड, स्मेल, मोशन और टेम्परेचर जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन भी प्रमोट की जा सकती है। यानी VR यूजर को सिमुलेटेड वर्ल्ड में इमर्स करता है। वीआर के एप्लीकेशंस भी याद रखो। गेमिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल प्रोसीजर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। एग्जाम में एप्लीकेशन लिखते समय 3 या 4 रेलेवेंट फील्ड्स पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन और हेडसेट बेस्ड इंटरैक्शन जरूर मेंशन करना। वीआर का की फ्रेज है कंप्यूटर जनरेटेड 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट जो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में
यूजर फिजिकल वर्ल्ड से कट ऑफ नहीं होता। कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स के ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है। इससे फिजिकल वर्ल्ड में डिजिटल कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और एनवायरनमेंट इंटरैक्टिव तथा डिजिटली मैनिपुलेबल बनता है। लोकेशन बेस्ड एआर एप्स ट्रैवलर्स को कैमरा व्यू फाइंडर से हिस्टोरिकल प्लेसेस की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखा सकती हैं। वीआर और एआर का एग्जाम कंपैरिजन ऐसे लिखो। वीआर नया कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करके यूजर को उसमें इमर्स करता है। एआर एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स को एडिशनल कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन से ऑगमेंट करता है। वीआर में सिमुलेटेड वर्ल्ड प्राइमरी है, जबकि एआर में फिजिकल वर्ल्ड प्राइमरी रहता है और डिजिटल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड होती है। यह डिफरेंस लाइन बाय लाइन याद करने से बेहतर समझना है। क्विक क्विज। हिस्टोरिकल प्लेस पर कैमरा पॉइंट करने पर लोकेशन और रिव्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिजिकल व्यू के ऊपर दिखाई दे तो वीआर या एआर? अपना आंसर बोलो। सही आंसर एआर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सराउंडिंग्स रिमेन करती हैं और डिजिटल इंफॉर्मेशन उन पर ओवरले होती है। अब रोबोटिक्स। रोबोट ऐसी मशीन है जो एक या अधिक टास्क्स ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ कर सकती है। रोबोट प्रोग्रामेबल होता है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। इनिशियली रोबोट्स रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किए गए थे, खासकर वे टास्क्स जो बोरिंग, स्ट्रेसफुल या लेबर इंटेंसिव थे। सेंसर्स रोबोट्स के प्राइम कंपोनेंट्स में से है। रोबोट्स के टाइप्स में व्हील्ड रोबोट्स, लेग्ड रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स और ह्यूमनॉइड्स आते हैं। जो रोबोट्स ह्यूमंस जैसे दिखाई देते हैं उन्हें ह्यूमनॉइड्स कहते हैं। चैप्टर एग्जाम्पल्स में नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, सोफिया ह्यूमनॉइड और ड्रोन्स शामिल हैं। सोफिया एआई विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन और ह्यूमन जेस्चर्स तथा फेशियल एक्सप्रेशंस इमिटेट करने की कैपेबिलिटी से जुड़ी है। ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है या एम्बेडेड सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान्स के थ्रू ऑटोनोमसली फ्लाई कराया जा सकता है। ऑनबोर्ड सेंसर्स और जीपीएस इसमें साथ काम करते हैं। ड्रोन्स जर्नलिज्म, फिल्मिंग, एरियल फोटोग्राफी, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, हेल्थ केयर, मैपिंग, एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग जैसे फील्ड्स में उपयोग होते हैं। यहाँ एक यूजफुल थॉट क्वेश्चन। नेचुरल कैलामिटी में ड्रोन कैसे हेल्प कर सकता है? सोर्स के एप्लीकेशन से रीजनिंग निकालो। सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफिक मैपिंग और स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन। आंसर में कोई नई इन्वेंटेड कैपेबिलिटी मत जोड़ना। दिए गए एप्लीकेशंस को सिचुएशन से कनेक्ट करना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल आंसर है। अब तक हम एआई फैमिली, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज और रोबोटिक्स कवर कर चुके हैं। याद रखो, रोबोटिक्स इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे एरियाज का एप्लीकेशन होता है। रोबोट की आइडेंटिटी सिर्फ ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं, बल्कि प्रोग्रामेबिलिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीशन और टास्क एग्जीक्यूशन से बनती है। अब चलते हैं बिग डेटा की तरफ। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ते यूज से डेटा कोलोसल रेट पर जनरेट हो रहा है। डेटा सेट्स इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स उन्हें एडिक्वेटली प्रोसेस और एनालाइज नहीं कर पाते। पोस्ट्स, चैट्स, फोटोग्राफ्स, ट्वीट्स, ब्लॉग्स, न्यूज़, कमेंट्स और ऑडियो वीडियो चैट्स जैसे फॉर्म्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बिग डेटा केवल साइज का नाम नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, क्वेरिंग और विजुअलाइजेशन जैसी चैलेंजेस भी होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं भी हो सकता, जैसे फोटोग्राफ्स या चैट्स। फिर भी इसमें हिडन इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो सकती है जिसका बिजनेस वैल्यू हाई हो। इसी कारण बिग डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेथड्स डेवलप किए जाते हैं। बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को निमोनिक की तरह बोलो। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। लेकिन सिर्फ 5 वर्ड्स लिखकर मार्क्स की उम्मीद मत रखना। हर वर्ड का मीनिंग एक शॉर्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन करना होगा। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को रियल मीनिंग के साथ खोलेंगे। वॉल्यूम का अर्थ डेटा का इनॉर्मस साइज है। अगर डेटा सेट इतना बड़ा हो कि ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल से प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो जाए, तो वह बिग डेटा की कैटेगरी में आ सकता है।
वेलोसिटी डेटा के जनरेट और स्टोर होने की रेट को दर्शाता है। बिग डेटा में यह जनरेशन रेट ट्रेडिशनल डेटा सेट्स की तुलना में बहुत अधिक होती है। वैरायटी का मतलब डेटा के अलग अलग फॉर्म्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और वेब पेजेस इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेरासिटी डेटा की ट्रस्ट वर्दीनेस को बताता है। डेटा इनकंसिस्टेंट, बायस्ड, नॉइजी या एबनॉर्मल हो सकता है। अगर इनकरेक्ट डेटा प्रोसेस किया गया तो इंटरप्रिटेशन मिसलीड हो सकती है और रिजल्ट गलत आ सकता है। वैल्यू का अर्थ है डेटा में छिपे यूजर पैटर्न्स और नॉलेज का पोटेंशियल बिजनेस वैल्यू। बिग डेटा प्रोसेस करने में रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट लगते हैं, इसलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि डेटा से वैल्यू डिस्कवर होने की संभावना है या नहीं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बड़ा डेटा ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल नहीं होता। वैल्यू तभी मीनिंगफुल है जब उससे यूजफुल नॉलेज या कंक्लूजन्स निकले। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर डेटा बहुत बड़ा है, बहुत तेजी से बन रहा है, कई फॉर्मेट्स में है लेकिन अनरिलायबल है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वार्निंग देता है? आंसर, वेरासिटी। और अगर डेटा में यूजफुल हिडन पैटर्न्स हैं तो वह वैल्यू है। वॉल्यूम और वैल्यू को इंटरचेंज मत करना। वॉल्यूम साइज है, वैल्यू यूजफुलनेस है। डेटा एनालिटिक्स डेटा सेट्स को एग्जामिन करने की प्रोसेस है ताकि उनमें कंटेन्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सके। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कमर्शियल इंडस्ट्रीज में डेटा एनालिटिक्स इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन सपोर्ट करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्चर्स इससे मॉडल्स, थियरीज और हाइपोथेसिस को वेरीफाई या डिस्प्रूव कर सकते हैं। पाइथन की पांडास लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस सरल बनाने में यूजफुल है। बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स का डिफरेंस ऐसे याद रखो। बिग डेटा डेटा की इनॉर्मस क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस को डिस्क्राइब करता है। डेटा एनालिटिक्स उस डेटा को एग्जामिन करके कंक्लूजन्स निकालने की प्रोसेस है। इसलिए बिग डेटा सोर्स या चैलेंज हो सकता है, जबकि एनालिटिक्स उसे नॉलेज और डिसीजन सपोर्ट निकालने का तरीका है। मिनी रिकैप: वॉल्यूम साइज, वेलोसिटी जनरेशन रेट, वैरायटी फॉर्म्स, वेरासिटी ट्रस्टवर्दीनेस और वैल्यू यूजफुल पैटर्न्स हैं। इस सीक्वेंस को आंसर में हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। हर हेडिंग के नीचे वन लाइन एक्सप्लेनेशन और रेलेवेंट एग्जाम्पल दो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि कनेक्टेड डिवाइसेस इस डेटा जनरेशन को और बढ़ाने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइसेस का ऐसा नेटवर्क है जिनमें एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ये डिवाइसेस उसी नेटवर्क पर दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट और डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नेटवर्क में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, टैबलेट या स्मार्टफोन होते हैं। आईओटी इस आइडिया को बल्ब्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, डोर लॉक और सीसीटीवी कैमरा तक एक्सटेंड करता है। आईओटी का बेनिफिट कोलैबोरेशन है। डिवाइसेस अलग अलग आइसोलेशन में रहने के बजाय इंटेलिजेंट नेटवर्क थिंग्स का हिस्सा बनते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस और कंट्रोल किया जा सकता है। डेफिनेशन लिखते समय एम्बेडेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज, ये चार कीवर्ड्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वेब ऑफ थिंग्स या WOT आईओटी से रिलेटेड आइडिया है। आईओटी में अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू इंटरैक्ट करने के लिए अलग अलग एप्स की जरूरत पड़ सकती है। WT वेब सर्विसेज का यूज करके फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करता है ताकि एक इंटीग्रेटेड इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन ज्यादा एफिशिएंट हो। इसे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज और स्मार्ट सिटीज का रास्ता बनता है। आईओटी और डब्ल्यूओटी को कंपेयर करते समय यह लिखना: आईओटी डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट और डेटा एक्सचेंज कराता है। डब्ल्यूओटी वेब सर्विसेज और इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड इंटरफेस का यूज करके कनेक्टेड थिंग्स के इंटरैक्शन को एफिशिएंट बनाता है। डब्ल्यूटी आईओटी को रिप्लेस नहीं करता, वह फिजिकल डिवाइसेस को वेब के साथ इंटीग्रेट करने की डायरेक्शन देता है। अब सेंसर्स। मोबाइल को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करने पर डिस्प्ले ओरिएंटेशन बदलती है। एक्सेलेरोमीटर फोन की ओरिएंटेशन डिटेक्ट करता है। जाइरोस्कोप या जाइरो हैंड की रोटेशन और ट्विस्ट ट्रैक करता है और एक्सेलेरोमीटर की इंफॉर्मेशन में ऐड करता है।
ब्रॉडली सेंसर्स रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स को मॉनिटर और ऑब्जर्व करते हैं। IoT के इंटेलिजेंट सिस्टम्स में सेंसर्स फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेने का इम्पॉर्टेंट ब्रिज हैं। स्मार्ट सेंसर की डेफिनेशन ध्यान से सुनो। यह फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज करके स्पेसिफिक इनपुट डिटेक्ट होने पर प्रीडिफाइंड फंक्शंस परफॉर्म करता है, डेटा प्रोसेस करता है और फिर उसे आगे पास करता है। इसलिए सेंसर केवल डेटा कलेक्ट नहीं करता, स्मार्ट सेंसर इनपुट पर प्रोसेसिंग भी कर सकता है। अभी तक का एक नेचुरल एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप का एग्जैक्ट डिफरेंस या IoT और WT का कंफ्यूजन हो तो उसे सिर्फ याद मत करो। एडजी के AI ट्यूटर से उसी डाउट पर स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछकर कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हो। फिर नोटबुक बंद करके आंसर बोलना ताकि एक्टिव रिकॉल भी हो जाए। अब स्मार्ट सिटीज। रैपिड अर्बनाइजेशन से लैंड, वाटर, वेस्ट, एयर पोल्यूशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रैफिक, पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसी चैलेंजेस बढ़ती हैं। स्मार्ट सिटी आइडिया कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ IoT और WT का यूज करके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि सिटी सस्टेनेबल और लिवेबल बन सकें। सोर्स में स्मार्ट बिल्डिंग अर्थक्वेक ट्रेमर्स डिटेक्ट करके नियर बाय बिल्डिंग्स को वार्न करती है। स्मार्ट ब्रिज वायरलेस सेंसर से लूज बोल्ट, केबल या क्रैक डिटेक्ट करके अथॉरिटीज को SMS अलर्ट भेजता है। स्मार्ट टनल लीकेज या कंजेशन डिटेक्ट कर सकता है। सेंसर नोड से इंफॉर्मेशन वायरलेस सिग्नल्स के रूप में सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर तक जाती है, जहां आगे एनालिसिस किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी का आंसर केवल स्मार्ट ट्रैफिक लिखकर खत्म नहीं करना। ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी सर्विसेज भी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। इसका एम सिटी ऑपरेशंस और सर्विसेज की एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज करना है। एग्जाम में टेक्नोलॉजी और रिसोर्स मैनेजमेंट का कनेक्शन स्पष्ट लिखना। क्विक एप्लीकेशन चेक। अगर स्कूल को IoT एनेबल्ड स्मार्ट स्कूल बनाना हो तो सोर्स के एक्सरसाइज आइडियाज में टेक्स्ट बुक्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन टेस्ट, क्लासरूम डोर्स पर YEFI सेंसर्स, बसेस में लोकेशन सेंसर्स और अटेंडेंस के लिए वेयरेबल्स दिए गए हैं। यहाँ आंसर में डिवाइस, कनेक्टिविटी और उसका प्रैक्टिकल पर्पस तीनों जोड़ना चाहिए। IoT सेक्शन का रिकैप। कनेक्टेड डिवाइसेस डेटा एक्सचेंज करते हैं। OT वेब सर्विसेज से इंटीग्रेशन इंप्रूव करता है। सेंसर्स फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं। स्मार्ट सेंसर्स प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी इन आइडियाज को ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज और पब्लिक सर्विसेज में यूज करके एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने का प्रयास है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज इंटरनेट या क्लाउड के थ्रू डिलीवर होती हैं, इसलिए यूजर उन्हें कहीं से भी स्मार्ट डिवाइस की मदद से एक्सेस कर सकता है। सर्विसेज में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर्स, डेटाबेसेस और स्टोरेज शामिल हो सकते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स रिसोर्सेज देते हैं और अक्सर पे पर यूज बेसिस पर चार्ज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। क्लाउड का प्रैक्टिकल बेनिफिट यह है कि पर्सनल कंप्यूटर में बड़ी स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर न होने पर भी यूजर बड़ी एप्लीकेशन चला सकता है या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, प्रोवाइडेड इंटरनेट कनेक्शन हो। पिक्चर्स और फाइल्स का ऑनलाइन बैकअप या इंटरनेट पर वेबसाइट होस्ट करना क्लाउड सर्विसेज के फेमिलियर एग्जांपल्स हैं। क्लाउड कॉस्ट इफेक्टिव और ऑन डिमांड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड सर्विसेज के 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन्हें IaaS, और SaaS कहते हैं। इन तीनों में कॉमन आइडिया है ऑन डिमांड रिसोर्स एक्सेस और यूजेज के अनुसार पेमेंट। अब डिफरेंस समझने के लिए सोचो, यूजर को हार्डवेयर चाहिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए या रेडीमेड एप्लीकेशन। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में रिमोट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इसमें सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, बैकअप, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं। यूजर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय और एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे हार्डवेयर खरीदने, सेटअप करने, मेंटेन करने और सिक्योर करने की कॉस्ट कम हो सकती है। PaaS यानी
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलपर्स को एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट और डिलीवर करने के लिए प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट दिया है। अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सेटअप मैनेज करने की चिंता कम हो जाती है। उदाहरण में MySQL और पाइथन वाली वेब एप्लीकेशन के लिए प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर मिल सकता है। यूजर डिप्लॉयड एप्लीकेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पर कंट्रोल रखता है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ऑन डिमांड एक्सेस मिलता है। यूजर को इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन की चिंता नहीं करनी पड़ती जब तक रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल है। गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और ड्रॉपबॉक्स से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वर्क करना SaaS के एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट मेमोरी लाइन, EAS में इंफ्रास्ट्रक्चर, PaaS में प्लेटफॉर्म, SaaS में सॉफ्टवेयर। अब एक्टिव रिकॉल, अगर कंपनी को वर्चुअल सर्वर प्रोविजनिंग और ऑन डिमांड स्टोरेज चाहिए जिसे आगे कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जाए, तो कौन सा मॉडल फिट होगा? IaaS, PaaS या SaaS? एक सेकेंड रुक कर सोचो। सही आंसर IaaS है क्योंकि रिक्वायरमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर प्री कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म मांगा जाता तो PaaS होता। अगर रेडी एप्लीकेशन का ऑनलाइन एक्सेस मांगा जाता तो SaaS होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की GI क्लाउड इनिशिएटिव को मेघराज नाम दिया गया है। ये चैप्टर का स्पेसिफिक फैक्ट है, इसलिए नाम की स्पेलिंग सही रखना। अब क्लाउड और ग्रिड को अलग अलग लेंस से देखेंगे। ग्रिड ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड और हेट्रोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके रिसोर्सेज नोड्स कहलाते हैं। कई नोड्स टेम्पररी साथ आकर एक सिंगल लार्ज टास्क और कॉमन गोल सॉल्व करते हैं। ग्रिड एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है और एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर तथा स्टोरेज वाला वर्चुअल सुपर कंप्यूटर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। ग्रिड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनली इंटेंस साइंटिफिक और रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल है क्योंकि एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशंस या कनेक्टेड डिवाइसेस की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर रीयूज की जा सकती है। ग्रिड के दो टाइप्स दिए गए हैं। डेटा ग्रिड लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को मैनेज करता है। CPU या प्रोसेसर ग्रिड लार्ज टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके अलग नोड्स पर पैरेलल प्रोसेसिंग कराता है। क्लाउड और ग्रिड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस सुनो। EAS क्लाउड में सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करता है। ग्रिड कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जॉइन होते हैं। क्लाउड का प्राइमरी फोकस सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जबकि ग्रिड ज्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग पर फोकस करता है। इस कंपैरिजन को 2 कॉलम आंसर की तरह लिख सकते हो। ग्रिड सेटअप में मिडलवेयर की जरूरत होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करता है। ग्लोबस टूलकिट ग्रिड बिल्डिंग के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है। इसमें सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ग्रिड की इंप्लीमेंटेशन या टूलकिट पर हो तभी ये डिटेल ऐड करना, अदरवाइज मेन डेफिनेशन और क्लाउड डिफरेंस पहले लिखना। अब फाइनल मेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन्स। ट्रेडिशनल डिजिटल ट्रांजैक्शन में डेटा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता है और ट्रांजैक्शंस वन बाय वन अपडेट होते हैं। जैसे टिकट बुकिंग वेबसाइट्स या बैंक्स में सेंट्रल लोकेशन होने से डेटा हैक या लॉस्ट होने का रिस्क बताया गया है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर्ड डेटाबेस पर काम करता है, जहां पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स के पास डेटाबेस की कॉपी होती है। ब्लॉकचेन में ब्लॉक सिक्योर्ड डेटा या वैलिड ट्रांजैक्शन का चंक हो सकता है। हर ब्लॉक का हेडर दूसरे नोड्स को विजिबल होता है, जबकि प्राइवेट डेटा तक ओनर की एक्सेस होती है। ऐसे ब्लॉक्स चेन बनाते हैं। ब्लॉकचेन कनेक्टेड कंप्यूटर्स का ऐसा सिस्टम है जो सिंगल अपडेटेड और सिक्योर लेजर मेंटेन करता है। लेजर अपेंड ओनली होता है और ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन के बाद अपडेट होता है। सिक्योरिटी का लॉजिक समझो। नेटवर्क का हर पार्टिसिपेटिंग नोड ब्लॉकचेन की फुल कॉपी रखता है। ट्रांजैक्शन तभी लेडर में अपडेट होती है जब नेटवर्क के नोड्स उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। इसलिए सिंगल मेंबर के लिए डेटा को अकेले बदलना या ऑल्टर करना पॉसिबल नहीं बताया गया है। ब्लॉकचेन का पॉपुलर एप्लीकेशन डिजिटल करेंसी है,
लेकिन इसके यूजेस फाइनेंस तक सीमित नहीं हैं। ब्लॉकचेन हेल्थकेयर में प्रोवाइडर्स के बीच बेटर डेटा शेयरिंग से एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट सपोर्ट कर सकता है। लैंड रजिस्ट्रेशन में ओनरशिप डिस्प्यूट्स और एनक्रोचमेंट से जुड़े इश्यूज कम करने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग वोट ऑल्टरेशंस की प्रॉब्लम एड्रेस कर सकती है और वोटिंग को मोर ट्रांसपेरेंट तथा ऑथेंटिक बना सकती है। बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी भी एप्लीकेशंस में आते हैं। अब फाइनल रिवीजन मोड। पहले टेक्नोलॉजी पहचानो, फिर उसका कोर एक्शन। एआई इंटेलिजेंस सिमुलेट करता है, एमएल डेटा से लर्न और प्रिडिक्ट करता है, एनएलपी लैंग्वेज इंटरैक्शन कराता है, वीआर सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाता है, एआर फिजिकल वर्ल्ड पर डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, रोबोटिक्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक टास्क करती है, बिग डेटा लार्ज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट करता है, क्लाउड रिसोर्सेज डिलीवर करता है, ग्रिड रिसोर्सेज कंबाइन करता है, ब्लॉकचेन शेयर्ड सिक्योर लेजर मेंटेन करता है। लाइकली एग्जाम पैटर्न्स को कामली अप्रोच करो। डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, जैसे एआई, आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग या ब्लॉकचेन। एक्सप्लेन विद एप्लीकेशंस भी आ सकता है, जैसे एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड मॉडल्स। कंपेयर क्वेश्चंस में वीआर वर्सेस एआर और क्लाउड वर्सेस ग्रिड इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई क्वेश्चंस में क्लाउड की कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टाइम सेविंग और ऑन डिमांड रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने होंगे। कॉमन मिस्टेक्स चेक करो। मशीन लर्निंग को एआई से अलग अनरिलेटेड टेक्नोलॉजी मत लिखना, ये एआई का सबसिस्टम है। वीआर और एआर को सेम मत बताना। बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरासिटी को वैल्यू से कंफ्यूज मत करना। आईओटी और डब्ल्यूओटी को आइडेंटिकल मत लिखना। आईएएस, पाएस और साएस में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मत भूलना। आंसर राइटिंग का सिंपल स्ट्रक्चर रखो। पहले 1 लाइन डेफिनेशन, फिर 2 या 3 की फीचर्स, फिर सोर्स में दिया हुआ एप्लीकेशन या एग्जाम्पल, और अंत में अगर पूछा गया हो तो बेनिफिट या डिफरेंस। लॉन्ग आंसर में हेडिंग्स यूज करो। बिग डेटा के लिए वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू अलग हेडिंग्स बनाओ। क्लाउड सर्विसेज के लिए आईएएस, पाएस और साएस अलग पैराग्राफ्स में लिखो। फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 5 लाइंस बोलो। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं? एआई में मशीन लर्निंग और एनएलपी कैसे रिलेटेड हैं? वीआर और एआर में डिफरेंस क्या है? बिग डेटा की 5 वीज क्या है? और क्लाउड तथा ग्रिड में मेन डिफरेंस क्या है? अगर कहीं अटकते हो, आंसर को छोटे कीवर्ड्स में तोड़ो। याद करने से पहले मीनिंग पकड़ो। चलो सुपर शॉर्ट आंसर की। इमर्जिंग ट्रेंड्स पॉपुलर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो डिजिटल इकोनॉमी और सोसाइटीज को इम्पैक्ट कर सकती हैं। एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करता है, एमएल डेटा से सीखता है, एनएलपी ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेस करता है, वीआर कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट है, एआर फिजिकल सराउंडिंग्स पर डिजिटल लेयर है, बिग डेटा की वर्ड्स हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, क्लाउड सर्विस डिलीवरी है, ग्रिड कोलैबोरेटिव कंप्यूटेशन। एक और रिकॉल, ब्लॉकचेन को सिर्फ डिजिटल करेंसी तक सीमित मत करना। सोर्स हेल्थ केयर डेटा शेयरिंग, लैंड रजिस्ट्रेशन और वोटिंग जैसे एप्लीकेशंस भी देता है। स्मार्ट सिटी को सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट मत लिखना। वाटर, वेस्ट, पावर, पब्लिक सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी सर्विसेज भी इंक्लूड हो सकते हैं। ब्रॉड आंसर में एग्जाम्पल्स चुनते समय वही एग्जाम्पल्स यूज करो जो कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली सपोर्ट करते हो। आज हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स का कंप्लीट कंसेप्चुअल मैप बनाया। इमर्जिंग ट्रेंड्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं। एआई मशीन्स में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस का प्रयास करता है, एमएल डेटा से लर्निंग करता है और एनएलपी लैंग्वेज इंटरैक्शन एनेबल करता है। वीआर सिमुलेटेड रियलिटी देता है, एआर फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल इंफॉर्मेशन से ऑगमेंट करता है और रोबोटिक्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक मशीन्स पर फोकस करती है। इसके बाद बिग डेटा की 5 वीज, डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, डब्ल्यूटी, सेंसर्स और स्मार्ट सिटीज आए। क्लाउड कंप्यूटिंग में ईआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएएस प्लेटफॉर्म और सीएएस सॉफ्टवेयर देता है। ग्रिड कई नोड्स को कॉमन कंप्यूटेशनल टास्क के लिए जोड़ता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड, शेयर्ड और अपेंड ओनली लेजर मेंटेन करता है। कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, ग्रिड कोलैबोरेटिव कंप्यूटेशन करता है। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप,
नोटबुक में बिना देखे एक पेज पर एआई, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड, ग्रिड और ब्लॉकचेन की वन लाइन डेफिनेशंस लिखो। फिर वीआर वर्सेस एआर और आईआईएस वर्सेस पीएएस वर्सेस साईएस के टू लाइन कंपैरिजंस बनाओ। जहां आंसर अधूरा लगे, एडजी में उसी एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करो और अंत में अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। और आज का फाइनल चैलेंज मत भूलना, किसी फ्रेंड को मशीन लर्निंग, बिग डेटा की 5 V's या ब्लॉकचेन समझाकर देखो। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में टीच कर पाते हो तो अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग है। धीरे धीरे रिवाइज करो, कीवर्ड्स के पीछे का मीनिंग समझो और एग्जाम में प्रिसाइज आंसर्स लिखो। हम फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और कॉन्फिडेंट रहो।